और अब जरा गौर से सुनिएगा, आज मेरा काम पूरा हो गया। जी हां, ये शब्द साजिद के थे, वो साजिद जिसने बदायूं के 2 मासूम बच्चों के निर्ममता से मर्डर किया। मर्डर करने के बाद जब दोनों बच्चों की मां सामने आई तो साजिद ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, आज मेरा काम पूरा हो गया। साजिद जब ये बात कह रहा था तब उसके हाथ में खून से रंगा हथियार था। वो अपना हथियार चमकाकर घर से बाहर निकल गया, फरार हो गया। इस डबल मर्डर की क्रोनोलॉजी पर नजर डालिए। सवाल यह उठता है कि साजिद की जब पीड़ितों से कोई रंजिश नहीं थी तो उसने मासूमों की इतनी निर्मम हत्या क्यों की? क्या हत्या के पीछे कोई नफरती गैंग है जिसने साजिद को इस दुस्साहस के लिए उकसाया? ये बड़े सवाल इस पूरे मामले पर, और सवाल यह भी कि साजिद नाम के उस खूनी के दिमाग में आखिर मासूम बच्चों की हत्या की हिम्मत कैसे पैदा हुई? पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या इस जघन्य हत्याकांड का असली किरदार साजिद और जावेद ही है या इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है? क्योंकि पूरी घटना अचानक नहीं हुई है। पूरी घटना के लिए योजना बनाई गई, अच्छी तरह से प्लानिंग हुई, हथियार जुटाए गए। साजिद और जावेद मृतकों के घर पहुंचे। जान पहचान होने की वजह से साजिद की फ्रेंडली एंट्री हो सकी। उसने बच्चों की मां संगीता से 5,000 रुपए भी मांगे, पानी मांगा, चाय मांगी। जब मृतक बच्चों की मां अंदर गई तो साजिद छत पर गया। पहले अहान को मारा, फिर आयुष को मार डाला। तीसरे बच्चे पीयूष को भी मारने की कोशिश हुई, लेकिन पीयूष की जान बच गई। घर की छत पर मासूमों का खून बह रहा था। मां ने अपने कलेजे के टुकड़ों का खून रिसते हुए देखा तो बेसुध हो गई। अब बदायूं से जिस तरीके से अभी फिलहाल बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें, पीड़ित परिवार इस वक्त मांग कर रहा है, खून के बदले खून के नारे लगा रहा है। आयुष और अहान का अंतिम संस्कार के दौरान जिस तरीके से खून के बदले खून की मांग की गई है, आपको बता दें, अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। मासूमों के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। आयुष अहान को मौत के घाट उतारने वाले साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जावेद फरार है। बच्चों के घर वाले गुस्से से भरे हैं, चाहते हैं कि जो हाल साजिद का हुआ वही हाल जावेद का भी हो। हमारे 2 भैया के बच्चे थे, कहाँ चलो, पहले वहाँ कार्रवाई करवा। उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। एक का एनकाउंटर हो चुका है, दूसरे की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, पुलिस भले ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस बीच सवाल यही है कि आखिर हत्यारों की मंशा क्या थी। अब साजिद और जावेद दोनों का रिश्ता भाई का है। TV9 ने साजिद और जावेद के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगालना शुरू किया तो हमें जावेद का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला। जावेद ने एक रील बनाई जिसमें साजिद भी है, और जिस गाने पर यह रील बनी है उसके बोल जरा गौर से सुनिएगा। उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने वाले 2 भाई हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, और अब इस सनसनीखेज डबल मर्डर से सवाल जरूर उठ रहे हैं कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची या फिर किसी के उकसावे में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दोनों बच्चों की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि उनकी साजिद से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों का कत्ल कर दिया गया। आपके पास कौन आया था यहाँ पे? साजिद और जावेद दोनों आए थे, कौन आया था? दोनों थे, एक बाहर था एक अंदर था। तो क्या कहा उसने साजिद ने? कोई ये कहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है। अच्छा, फिर? तो मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम जरूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाए हुए हमारे बच्चे ने को मारना। वहीं से आगे जाके रिलते खड़ो गो, यहीं से आयुष को फैला के लेके गो पार्लर में देखन को, फिर वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो चोटो वारो पानी लेके पहुंचो तो लो, फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार हमारे भाई को गिलास बोरी फेंक दो, बाव बेदर्दी से
और घर के चले गए। हमने जब अपने बच्चन की लाश पकड़ी तब पुलिस वाले ने हमारे बच्चन की लाश जल्दी छीन के लिए हमारे के पापा आए जाते तय ले जाइयो, हम क्या करेंगे। साजिद ने पानी मांगा था, चाय मांगा था? चाय मैंने बना के दी, पानी मांगा था बच्चों से। बच्चे 2 बार लेके गए, छोटे से मंगाया फिर उसको भी खत्म कर दिया, बड़ा गया बड़े को भी खत्म कर दिया, उसने दोनों खत्म कर दिए। डबल मर्डर को देखते हुए 2 बड़े सवाल, हत्या की मंशा क्या थी और फिलहाल जावेद कहां पर है। अब बदायूं के इस हत्याकांड पर हमारे सहयोगी पुनीत बदायूं में मौजूद रहते हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन पर भी नजर बनाए हुए हैं। परिवार वालों से भी बात कर रहे हैं, पुलिस से भी हो रहे हैं सवाल जवाब। लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस की एफआईआर में फिलहाल क्या क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए यही डिटेल आपके सामने, क्योंकि एफआईआर में जिस तरीके साजिद और जावेद मोटरसाइकिल से पीड़ित के घर पर पहुंचे, इस बात का जिक्र किया गया है। साजिद घर के अंदर गया, जावेद बाहर इंतजार करता रहा। तीसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो एफआईआर में लिखी है कि साजिद घर के अंदर गया, जावेद बाहर जिस तरीके से इंतजार करता रहा, तो साजिद ने मृतकों की मां संगीता से 5000 रुपए भी मांगे। और यही बात मां ने हमारे सहयोगी पुनीत को भी बताई। साजिद ने मृतकों की मां से 5000 रुपए मांगे और संगीता 5000 रुपए लेने के लिए ही दूसरे कमरे में चली गई। ये पूरी एक टाइमलाइन सामने आई है। और संगीता 5000 रुपए लेने के लिए जिस वक्त दूसरे कमरे में गई, साजिद ने 9 साल के पीयूष को बाहर भेज दिया, एक पुड़िया लेने के लिए बाहर भेज दिया। और उसके बाद 9 साल के पीयूष के बाहर जाने के बाद ही साजिद ने संगीता से तबीयत खराब होने का बहाना भी बनाया। अब संगीता से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, इस दौरान आयुष आहान को लेकर साजिद छत पर चला गया। ये बड़ी बात है, एफआईआर में पूरी सीक्वेंस सामने आई है। और छत पर दोनों बच्चों को चाकू से मौत के घाट उतार दिया गया। छत पर ले जाने के बाद मौत के घाट उतार दिया और सीढ़ी से उतरते हुए जब उसे बच्चों की मां नजर आई, संगीता मिली, तो कहा मैंने अपना काम पूरा कर दिया। एफआईआर में जिस तरीके से बदायूं डबल मर्डर को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं, घर के बाहर पीयूष मिला तो उसे भी मारने की कोशिश की गई। पीयूष तीसरा बच्चा, जब वो नजर आया तो उसे भी मारने की कोशिश की गई। 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच चुका था। मां बदहवास होकर चीख चिल्ला रही थी, भीड़ इकट्ठा हो गई। बाहर इंतजार कर रहा जावेद उसी वक्त भाग खड़ा हुआ। इसी की तलाश अभी भी की जा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर साजिद भी मौके से भागने में उस वक्त तो सफल रहा था, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर जिस तरीके से वो भाग रहा था, जिस तरीके से इलाके में चीख पुकार मची, पुलिस मौके पर पहुंची, ये जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, और अब इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है। उसी को लेकर सवाल पुनीत आपसे, एफआईआर के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मोटिव को देखते हुए किस तरीके से मामले की जांच हो रही है? देखिए, पुलिस के सामने इस डबल मर्डर को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक शख्स की उन 2 मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी थी, आखिर क्यों उन 2 बच्चों की साजिश के तहत गला रेत करके निर्ममता से हत्या की गई है। यह सवाल काफी बड़ा है और इसी का जवाब तलाश करने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इस सवाल का जो जवाब दे सकता था वो था साजिद, जो इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड था, जिसने चाकू लेकर के अपने भाई जावेद को लेकर के गया था, लेकिन पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। अब दूसरा बचता है जावेद, जो कि उस वक्त साजिद के साथ मौजूद था, साजिद का भाई है। फिलहाल जो जावेद है वो फरार है और इसीलिए पुलिस की कई टीमें उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। जब साजिद पकड़ा जाएगा, पुलिस के शिकंजे में आएगा, तभी साफ हो पाएगा कि आखिर इसी के तहत एक बड़ा सवाल ये था कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला है। ये सवाल आपने परिवार वालों से भी किया है। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जिस वक्त हत्या हुई उस समय बच्चों के पिता विनोद घर पर नहीं थे और विनोद और साजिद एक दूसरे को जानते भी हैं। ये सवाल उनके मन में भी है कि आखिर साजिद ने उनके मासूमों को क्यों मार डाला। पिता की बात सुनिए। जब ये सारी घटना हुई, आप कहाँ थे, क्या हुआ, परिवार ने क्या बताया? मैं तो सजापुर से आ गया था, मोमदी में, वहाँ मैं काम करता हूँ। तो मुझे फ़ोन किया था बच्चों ने 7 साढ़े 7 बजे करीब कि ऐसे ऐसी बात है, जल्दी आ जाओ। जब मम्मी चिल्लानी बहुत तेज हमारी, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। हमें कहा हुई हो कि अरे जल्दी आइए, अल्लाह जल्दी आइए, बेटा जल्दी आइए। तो हमने कहा फतेह आइए एकदम। अब हम निकाली गाड़ी, हमने भागे हुआ से, हमको जो ना पता है का बहु बात। फिर हमने फ़ोन लगवाए लोगों से, पता चली तो कि ऐसे ऐसे बात है। फिर हमारे एकदम हवा निकल गई। बाकी तो कोई रंजिश हमारे पास से कुछ ना ही,
जावेद और साजिद दोनों भैया ही आए ही हमारे यहाँ। उन्होंने बोले कि भाभी 5000 रुपये दे दो हमारे और ज़रूरत है, हम आपको कल दे देंगे। बोले ठीक है। तो उनने हमें फ़ोन करो कि जावेद आए हैं, पैसा मांग रहे हैं 5000 रुपया। हमें क्या करने हैं? बोले ऐसी बात है। उनकी बताया कि डिलीवरी होने के लिए उनकी बहू की पत्नी की, तो वे हुआ जान के हैं। तो हमने कि दे दो, कोई बात ना है। तो बोले कल ये वापस कर देंगे हम आपके, कि निकल ना पा रहे हैं पैसा हमारे, हम दे दो 5000 रुपया दे दे। तो वो 5000 रुपये ले गए और ऐसे ही यहाँ खड़े अंदर। तो आए उसको ले गया साथ में कि चलो ऊपर घूम के आते हैं। तो ऊपर चला गया साथ में। अच्छा, इस चीज़ को वो अंदर थी। तो ये जो छोटा वाला था उसे कह दिया कि बेटा तुम पानी ले आओ। वो पानी लेने चला गया। जब पानी लेके जाता है ऊपर तो पहले तो उसी को ख़त्म कर देता है वो बड़े वाले को, फिर उसको छोटे वाले को ही ख़त्म कर देता है। जब बीच वाला जाता है वहाँ देखने तो देखा वहाँ उसमें चाकू चला रहा है। तो उसने देखा, भागा कि मम्मी भागो कि वो चाकू मार रहा है भैया। वो भैया कह रहे थे उससे नाई से। तो इस चक्कर में जो है भाग आया, ना तो वो भी ख़त्म कर देता साला जो है। उसको भी चोट लगी है? उसके चोट लगी, सिर में भी चोट लगी है, तो धक्का मार दिया तो उसका सर फूटा है और अंगूठे में भी चोट लगी है। तीसरे बच्चे पर हमले की बात यहां पिता कह रहे हैं। साजिद और जावेद के हमले में मृतक बच्चों का एक भाई घायल हुआ और मासूम बच्चे ने क्या बताया, सुनिए। ये हमारे साथ बच्चा भी मौजूद है जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। क्या हुआ था? तुम गए तो क्या देखा तुमने वहाँ पे? मैंने देखा मेरे भाई उधर पड़े थे और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। फिर मैं बचकर, उनके पैर में कांच लग गए, तभी मैं भाग आया नीचे। उनके पैर में कांच लग गया था? अच्छा, तुमको भी मारने की कोशिश की उन्होंने? हाँ। तुम छत पे पहुंच गए थे सीधा? अच्छा, तो क्या देखा तुमने छत पे? वहाँ क्या पड़ा हुआ था, क्या था? बहुत सारा खून पड़ा था और मेरे भाई पड़े थे। अच्छा, तुम भागे वहाँ से, फिर तुमको भी पकड़ने की कोशिश की उसने? हाँ। अच्छा, चोट भी लगी है तुमको कहीं? ये उंगली में आप देखेंगे कि इसके चोट भी लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है और बता रहा है कि किस तरीके से इस पर भी हमला किया। जब ये ऊपर पहुंचा तो इसने देखा कि खून पड़ा हुआ है, इसके दोनों भाई वहां पर मृतक पड़े हुए। फिलहाल पुलिस जावेद की तलाश की रही है, जबकि साजिद को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, बदायूं। नाबालिग बच्चों की मां, पिता और भाई की बात आपने सुनी। अब बदायूं में जिन दो नाबालिग बच्चों की चाकू से गोदकर हत्या हुई है, उनकी दादी ने क्या कहा, टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में जरा सुनिए। उसने हमारे बेटे को फोन किया, इसके पापा को, तो उन्होंने दे दो 5000 रुपये दे देगा, तो 5000 रुपये दिए। फिर बोले अच्छा बेटा, जब लाओ मैं चाय बनाती हूँ, तुम बेटा बैठ जाओ। तो बोले 2 घंटे को मैं ऊपर बैठ जाऊँ। उनकी बैठ जाओ, तब तक वो आयुष को ले गया वो। और आयुष इसलिए चले जा कि बाल नाई था, तो भैया भैया ही कहता कि मेरा नंबर लगाओ, जे भी जाते थे। आयुष भी चला गया, जे भी चले गए, हमें पता नहीं फिर कैसे कैसे काटे। जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ। इसकी मम्मी गई, आए बे यहीं से लौटे आई, अरे जाना नहीं। इसने मम्मी को बचा ली, तब भी वो कह रहा इधर आओ। फिर जब ऊपर से भाग के आई हैं, जब यहाँ वो खड़ा हो गया, जिस ब्लड पड़ा है छुरी लेके, जब मैंने देखा अरे मैं फिर भागी सब किसको लेके और सबको बाहर गेट बंद किया मैंने। और मैंने मोहल्ला वालों को आवाज़ लगाई, हमने पुलिस को आवाज़ भैया फ़ोन करो, तो प्रधान आए आके, तो उन्हें फ़ोन किया तो पुलिस आई। तब उसे जावेद उतर के यहाँ से तब उतर के ले गए। साजिद पहले भागा यहाँ से? अब हमें पता नहीं, 2 भाई थे साजिद है जनावे, मैं नाम ना जान। बच्चों के खौफनाक मर्डर को देखते हुए इंसाफ की मांग परिवार कर रहा है, लेकिन जिन्होंने इस खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया है उनके घर तक भी पहुंची टीवी 9 की टीम। टीवी 9 से बातचीत में अब आरोपी की पत्नी, साजिद की पत्नी का क्या कहना है। बड़ी खबर आपको बता दें, साजिद से 8 दिन पहले आखिरी बार बात हुई। 15 दिन पहले मायके आ गई थी साजिद की पत्नी। बदायूं में आयुष और आहान नाम के 2 छोटे बच्चों की हत्या कर दी थी। आरोप साजिद पर था और इस वक्त हम साजिद की पत्नी सना के घर पर मौजूद हैं। सना इस वक्त ददमई गांव में रह रही हैं, ये इनका मायका है। उनसे बातचीत करते हैं। सना, आप साजिद की पत्नी हैं? हम यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। सुबह पता चला है इन्होंने मर्डर कर दिया है। क्या पता चला आपको पूरा? जी बच्चों के बारे में पता चला है बस, और हमें कुछ पता नहीं है आगे की। अच्छा, तो आप 15 दिन पहले आई थी, क्यों आई थी? कोई बात हुई थी या ऐसे ही? ना कोई बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, उनने खुद ही भेजा था। अच्छा। हाँ। तो और कोई बात थी नहीं थी। क्या कह के भेजा था यहाँ? छोड़ जाते अपने आप से। अच्छा। हाँ, जो कि रहा 15-20 दिन, फिर हम आ जाएंगे। अच्छा।
तो सुबह आपको पता लगा कि साजिद ने दोनों बच्चों की हत्या की है? हाँ, सुबह पता चला है। अच्छा, कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला, जैसे तुम्हारे सबके मुँह सुनी है थी और कैसे मुँह। अच्छा, हाँ। तो क्यों मारा, कहीं कुछ आपको इस बात की जानकारी है? हमें नहीं पता, ये बात की हमें नहीं पता है। एक और बड़ी खबर बता दें, बदायूं डबल मर्डर पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकते, हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। 2 बच्चों की जान चली गई। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, एसपी नेता पीड़ित परिवार से मिलेंगे। जो सामने बैठे हैं और साथी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी में विनोद शुक्ला जी को लाने का काम किया है। विनोद शुक्ला जी अकेले नहीं आए हैं, इनके सहयोगी समर्थक बड़े पैमाने पर हैं जो आज समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, न केवल गोंडा में बल्कि आसपास के जिलों में। मैं विनोद शुक्ला जी और उनके पुनीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुनीत, आरोपियों के घर तक आप पहुंचे और उनकी मां से भी बात हुई, पत्नी से भी बात हुई। यह साफ हो चुका है कि इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा अभी तक। बिल्कुल, देखिए साजिद और जावेद 2 सगे भाई पिछले कई सालों से लगातार अपना सैलून चला रहे थे, साथ में काम कर रहे थे। 10 साल से ज्यादा हो चुका था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उनके दामन पर उनके लाइफ टाइम में ये एक सबसे बड़ा दाग लगा, एक ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो शायद अब कभी नहीं मिट पाएगा। और यही वजह है कि इस मर्डर केस में साजिद का तो एनकाउंटर पुलिस ने घटना के 1 घंटे के अंदर ही कर दिया था, यानी साजिद अब इस दुनिया में नहीं है। हत्या करने के बाद वो अब मार दिया गया है। तो जबकि दूसरी तरफ जावेद था जो कि इस पूरे मामले में उसका को एक्यूज्ड है, हत्या में शामिल रहा था, वो अभी हत्या के आरोप में है और अभी फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसके साथ उसको लगातार तलाश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस उसको पकड़ पाती है या वो लगातार फरार रहता है, क्योंकि उसके पकड़ने के बाद ही तमाम सवालों के जवाब से पर्दा उठेगा कि आखिर उन दोनों ने ये हत्या क्यों की। बिल्कुल पुनीत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी लेंगे आपसे अपडेट। अब लाउड एंड क्लियर में रुक करते हैं यूट्यूबर एल्विश यादव की खबर का, क्योंकि रेव पार्टीज में सांप और उसके जहर की तस्करी के केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। एल्विश ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने एल्विश के फोन से भी अब अहम सुराग हासिल किए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद हो रहे बड़े खुलासों को लेकर, क्योंकि एल्विश यादव के फोन से कई राज खुले हैं। एल्विश यादव के फोन पर मामले की जांच टिकी हुई है। पुलिस को व्हाट्सएप से भी कई पार्टी ग्रुप्स की जानकारी मिली है। साथ ही चैट्स डिकोड करने में नोएडा पुलिस जुटी हुई है। पुलिस जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फोन से मिले कई सुराग को लेकर इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने डिटेल रखते हैं। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है कि कैसे नोएडा पुलिस एल्विश के सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो खंगाल ही रही है, एल्विश के चैट्स को डिकोड करने में भी नोएडा पुलिस जुट गई है। इंपॉर्टेंट यह है कि एल्विश के चैट से पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। एल्विश के व्हाट्सएप से कई पार्टी ग्रुप्स की जानकारी हासिल की गई है और इन ग्रुप्स में लेट नाइट पार्टीज को लेकर जिस तरीके से चैट की गई है उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ वीडियोस भी नोएडा पुलिस के हाथ लगे हैं जिनकी जांच की जा रही है। अब पुलिस लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश में भी जुटी हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप को खंगालने के बाद नोएडा पुलिस ने बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है। एल्विश यादव केस में जल्द कुछ और गिरफ्तारियों की भी बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी खबर यही है कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच और ज्यादा तेज हो रही है। सांप और उसके जहर की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ईश्वर और विनय नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की ही तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए लेटेस्ट खबर आई इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। दिल्ली NCR में रेप पार्टियों में सांप और उसके जहर की सप्लाई करने के पूरे मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक इस पूरे मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी भी आरोपियों को लेकर पुलिस यहां से जा रही है। आप देख सकते हैं कि 2 गिरफ्तारियां जो हुई हैं उन्हें पुलिस अभी यहां से लेकर जा रही है। तो कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई बड़े नाम इसमें और शामिल हैं जो कि पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं। यानी कि अभी पुलिस की जांच जो है वो लगातार यहां पर जारी है और
आने वाले समय में और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है इस तरीके से। और देख सकते हैं कि ये जो आरोपी, अभी आप देख सकते हैं कि आरोपी विनय को यहां से नोएडा की पुलिस जो है वो लेकर जा रही है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी और पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा ने क्या कहा, TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में रेप पार्टियों में सांप और उसके जहर को सप्लाई करने के मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं आज, और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी मौजूद हैं। सर, क्या अपडेट है अभी तक इस पूरे केस में, कितनी गिरफ्तारियां टोटल हो चुकी हैं? देखिए, इस प्रकरण में आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व में भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जिन लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, साक्ष्य संकलन के क्रम में उनकी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि कई बड़े नाम भी हैं पुलिस की नजर में और उनके ऊपर भी जांच लगातार चल रही है। क्या इसमें जो हरियाणवी सिंगर है फाजिलपुरिया, उनका भी नाम आ रहा है, उनको भी क्या आपने नोटिस दिया है या फिर पूछताछ के लिए संपर्क किया है? अभी नोटिस नहीं दिया गया, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और जिनकी भी साक्ष्य के क्रम में संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इस तरह की जो पार्टियां होती थी उस पर भी जाहिर तौर पर आपकी जांच चली होगी कि कहां पर कितनी बार आयोजित हुई, चाहे क्या आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड एक तरह से सिंडिकेट था जो चल रहा था काफी समय से? देखिए, इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है और कार्रवाई प्रचलित है। मुख्य आरोपी के तौर पर क्या एल्विश यादव ही अभी तक सामने है? अभी जब हमारे द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा तो अलग अलग इनकी भूमिका कैसी, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एल्विश को लेकर इन्वेस्टिगेशन में हुए बड़े खुलासे के बारे में और अपडेट के साथ मैं आपको बता दें, मेरे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पुलिस से लगातार संपर्क में हमारे सहयोगी अभिजीत की रिपोर्ट भी आपने देखी, दोनों से इसको लेकर होगा सवाल। लेकिन उससे पहले एल्विश यादव पर जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है, बड़ा अपडेट आपके सामने, क्योंकि एल्विश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि सांप और उसके जहर की तस्करी के मामले में 7 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एल्विश ने नोएडा पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। एल्विश ने सिंगर फजलपुरिया का भी नाम लिया है। पूछताछ में फजलपुरिया की पार्टीज का जिक्र हुआ है। फजलपुरिया की पार्टी में बनाया सांप वाला वीडियो और वही तस्वीर जिस तरीके से सवालों के घेरे में एल्विश को खड़े कर रही है, उसको लेकर भी एल्विश से सवाल जवाब हुए हैं। एल्विश के बाद पुलिस की रडार पर सिंगर फजलपुरिया भी है और सिंगर फजलपुरिया को नोटिस भेज सकती है पुलिस। तो जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अभी फिलहाल कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। इस बीच ये भी बता दें कि नोएडा पुलिस ने पीपल फॉर एनिमल्स के साथ मिलकर मोहाली से सिकंदर नाम के एक सपेरे को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें और दावा यह किया जा रहा है कि जिस वक्त नोएडा में मामले को लेकर एक्शन तेज हुआ, तभी एल्विश ने अपने दोस्त हार्दिक के जरिए इसी सपेरे सिकंदर को 7 जहरीले सांप भिजवाए थे। ये सारे सांप सपेरे को मोहाली में ठिकाने लगाने के लिए दे गए। अब पुलिस एल्विश यादव के दोस्त हार्दिक आनंद की तलाश में जुटी है। माना यही जा रहा है कि हार्दिक की गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव को लेकर कुछ और बड़े खुलासे और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, यही जरूरी है कि इन कड़ियों को जोड़ते हुए एल्विश की क्या बड़ी भूमिका रही है, क्या यह अब इन्वेस्टिगेशन में साफ हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए एल्विश यादव को लेकर लगातार नोएडा पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। हालांकि रिमांड पर कब लेगी इस बारे में नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोला कि जो मोबाइल फोन है एल्विश यादव का, जो इस वक्त नोएडा पुलिस के पास मौजूद है, वो फॉरेंसिक टीम को दे दिया गया है और उस मोबाइल फोन को खंगालने में इस वक्त नोएडा पुलिस जुटी हुई है। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जिनके बारे में जानकारी मिली है। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि नाइट पार्टीज के लिए बनाए गए थे। उसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों से लगातार संपर्क में था एल्विश यादव, इन तमाम लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है और उसी लिस्ट के हिसाब से जल्द कुछ और लोगों को इस मामले में जो नोएडा पुलिस है वो सम्मन करने जा रही है। लेकिन दूसरी बात यह कि विनय और ईश्वर की गिरफ्तारी के बाद इस केस में एक लाइन बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब यह मामला एल्विश यादव से बाहर निकलकर इस पूरे नेक्सस की तरफ चला गया है, यानी कि जो जांच का दायरा है अब वो काफी बड़ा हो चुका है। और इसी नेक्सस और सिंडिकेट को लेकर अभिजीत आपने भी पुलिस से किया था सवाल, कारोबारी है उन तक ये अब धीरे धीरे पूरा जांच का दायरा पहुंच रहा है। अभिजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उसी नेक्सस को खंगालने के लिए किस तरीके से मामले में और छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, इस पर अपडेट। पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और एल्विश यादव की मुश्किलें भी उसी के साथ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि और भी लोग जो इस
पूरे नेक्सस में शामिल थे। उसमें 2 आज गिरफ्तारी हुई और भी लोग रडार पे रहे हैं। लगातार नोएडा पुलिस जो है वो जांच कर रही है और पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है इन लोगों की, जो लोग एल्विश यादव के संपर्क में थे या फिर जो पार्टी के लिए चैट ग्रुप्स बनाए गए थे उसमें शामिल थे। तमाम उन संपर्कों को निकाला गया, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई है और उनकी क्या भूमिका थी, वो पार्टी में सम्मिलित होते थे या फिर उसके आयोजन में या फिर वेनम के सप्लाई में भी वो शामिल थे। इन तमाम भूमिका की जांच की जा रही है। कई वीडियो कंटेंट भी मिले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जो चैट ग्रुप्स बने हुए थे उसी के जरिए एल्विश यादव कम्युनिकेट करता था तमाम चीजों के बारे में। तो जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग पार्टियों में शामिल थे, कितनी पार्टियां ऑर्गेनाइज की गई और दिल्ली एनसीआर में किन किन जगहों पर की गई, इन तमाम जगहों पर भी जांच लगातार चल रही है। अभिजीत, इसी जांच पर आप नजर बनाए रखें और जितेंद्र आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। खबर बेहद जरूरी है जो राजधानी दिल्ली और आसपास रहते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बन गया है और 2023 में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। ये दावा स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था IQ एयर की रिपोर्ट में किया गया है। संस्था ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और राजधानियों की बाकायदा सूची जारी की है और इसमें राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देश एशिया के हैं। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था IQ एयर की रिपोर्ट में क्या चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये डेटा आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से कौन कौन से देशों में PM 2.5 के लेवल दर्ज किए गए हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इसी रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में 42 भारत के हैं। जल्द ये ग्राफिक्स प्ले आउट करते रहिए, क्योंकि भारत के जो 42 इसमें प्रदूषित शहर हैं, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोग यानी करीब 96%, 96% आबादी खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में रह रही है, जिसमें बिहार का बेगूसराय सबसे ऊपर है। और साथ ही ये भी बता दें कि बेगूसराय में पिछले साल PM 2.5 का औसत 118.9 था, जो WHO के स्टैंडर्ड से 23 गुना ज्यादा भी है। अब एक नजर आपके सामने उन आंकड़ों के लिहाज से रख रहे हैं जहां दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी पर, जहां PM 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल पर है और ये सभी राजधानी एशिया देशों की है। तो ये डिटेल, एक ग्राफिकल डिटेल आपके सामने रखी, क्योंकि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी को लेकर यह बड़ी खबर इस रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है। इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। ये बड़ी खबर आ रही है उसी राजनीतिक हलचल को देखते हुए जहां तमाम बैठकों का दौर चल रहा था और इस बीच JP का कांग्रेस में विलय होगा। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में होगा विलय। आज शाम 4 बजे विलय के ऐलान की संभावना है। शाम 4 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है, पप्पू यादव ऐलान करेंगे। रुपेश हमारे सहयोगी, क्विक अपडेट इस पर। रुपेश, मुख्यालय है वहां ठीक 4 बजे पप्पू यादव पहुंच जाएंगे और पप्पू यादव के मोबाइल पर राहुल गांधी का मैसेज आया है कि आज ही विलय करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, लिहाजा आप और इस मुख्यालय पहुंच जाए। और पप्पू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। वो 4 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और आज इस तरीके से आज पहले सुबह उन्होंने ट्वीट किया, देर रात वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिले, उनको अपना पिता तुल्य नेता बताया कि उनको पता है कि इंडिया अलायंस में प्रवेश बगैर लालू प्रसाद यादव की सहमति का संभव नहीं है, लिहाजा उन्होंने पहले लालू यादव की सहमति ली, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद से कांग्रेस में विलय। ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बहुत पहले से चूंकि उनकी पत्नी कांग्रेस में है और लिहाजा उनको सबसे उचित लगा कि पार्टी का विलय कर लिया जाए। और ये लालू प्रसाद यादव की पूरी रणनीति थी कि अगर यादव रणनीति के तहत बड़ा फैसला हुआ है और अब कांग्रेस में विलय को लेकर 4 बजे होगा ऐलान।